जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी सर और आप देख रहे हैं एसपी साइंस क्लासेस। आज हम क्लास 12 रसायन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक व्युत्क्रम प्रासरण के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह 2 नंबर का पूछा जाता है। हम क्या करेंगे बेटा, शुद्ध जल और अशुद्ध जल को एक अर्धपरागम्य झिल्ली की सहायता से पृथक करेंगे। तो क्या होता है, प्रारंभ में बेटा शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर बेटा परासरण की क्रिया होने लगती है। अगर हम क्या करें, अशुद्ध जल पर बेटा एक बाह्य दाब आरोपित करें तो यही क्रिया बेटा अशुद्ध जल से कहां शुद्ध जल की ओर होने लगती है। इसी क्रिया को बेटा हम व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। और अशुद्ध जल बेटा शुद्ध जल में परिवर्तित होने लगता है। क्या होता है, प्रारंभ में बेटा शुद्ध जल का क्या होता है, वाष्प दाब अधिक होता है, अशुद्ध जल का वाष्प दाब कम होता है, जिसके कारण शुद्ध जल के कण बेटा अशुद्ध जल की ओर आने लगते हैं, अर्थात शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर परासरण की क्रिया होने लगती है। जैसे ही बाद में हम क्या करते हैं बेटा, अशुद्ध जल पर बाह्य दाब आरोपित कर देते हैं, जिससे बेटा शुद्ध जल का वाष्प दाब अधिक हो जाता है और बेटा परासरण की क्रिया अशुद्ध जल से शुद्ध जल की ओर होने लगती है। और इसी क्रिया को हम बेटा व्युत्क्रम परासरण करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अर्थात बेटा अशुद्ध जल शुद्ध जल में परिवर्तित होने लगता है। हम इसको परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। हमने लिखा हुआ भी है व्युत्क्रम प्रासरण। व्युत्क्रम प्रासरण शुद्ध जल व अशुद्ध जल को बेटा हम क्या करते हैं, अलग करने पर परासरण की क्रिया शुद्ध जल से कहाँ होने लगती है, अशुद्ध जल की ओर होने लगती है। परंतु अशुद्ध जल पर बाह्य दाब लगाने पर परासरण की क्रिया क्या होने लगती है बेटा, विपरीत दिशा में होने लगती है, जिससे अशुद्ध जल शुद्ध जल में बदलने लगता है। इसी क्रिया को व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। यही हमने समझाया है बेटा, शुद्ध जल और अशुद्ध जल को अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो बेटा शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर परासरण की क्रिया होने लगती है। परंतु हम जैसे ही बेटा अशुद्ध जल पर बाह्य दाब आरोपित करते हैं तो परासरण की क्रिया बेटा विपरीत होने लगती है, जिससे बेटा अशुद्ध जल शुद्ध जल में परिवर्तित होने लगता है। इसी घटना को हम व्युत्क्रम परासरण अर्थात रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। जो आरओ होते हैं हमारे बेटा इसी घटना पर कार्य करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पर अर्थात व्युत्क्रम परासरण पर। बेटा अगला टॉपिक है हमारा समदाबी विलयन। समदाबी विलयन क्या होते हैं बेटा, ऐसे विलयन जिन विलयनों के वाष्प दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, ऐसे विलयन को हम समदाबी कहते हैं। हमने लिखा भी हुआ है, जिन विलयनों के वाष्प दाब क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं, उन्हें हम बेटा समदाबी विलयन कहते हैं। अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं आप। बेटा हम जाने जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं उनका प्रयोग हम आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने में करते हैं, लेकिन यह देखा जाता है आणविक द्रव्यमान होते हैं वो प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान की तुलना में सामान्य आणविक द्रव्यमानों की तुलना से भिन्न होते हैं। इसे बेटा हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। उसी से रिलेटेड कभी बेटा बार्नठ हॉफ गुणांक की परिभाषा पूछ ली जाती है। बार्नठ हॉफ गुणांक क्या है, देखिए हम क्या करें, जैसे किसी विलयन में क्या वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या क्या थी और वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या क्या हुई, उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, बार्नठ हॉफ गुणांक कहते हैं। मैंने लिखा भी हुआ है, किसी विलयन में वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या तथा वियोजन या संगुणन से पहले कणों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, बार्नठ हॉफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। बेटा आई बराबर यानी बार्नठ हॉफ गुणांक बराबर होता क्या है, पहले क्या था, बेस वहां से बनते हैं, मतलब आधार उसको लेंगे जो पहले था, वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या, और अंश कौन बनेगा, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या। यानी बाद में क्या हुआ है, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या में क्या अंतर आया है और पहले क्या था, उन दोनों के अनुपात को ही हम बेटा बार्नठ हॉफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान और सामान्य आणविक द्रव्यमान में जो अंतर होता है उसे ही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ये असामान्य मोलर द्रव्यमान की भी बार बार परिभाषा पूछी जाती है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि जो विलयनों के अणु संख्या गुणधर्मों के कारण जो प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान और
सामान्य आणविक द्रव्यमानों में जो अंतर होता है उसे ही हम सामान्यतः क्या कहते हैं, असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। बेटा जब बार्नठ गुणांक असामान्य मूलर द्रव्यमान की बात हो तो सभी फॉर्मूलों में बार्नठ गुणांक का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे पीवी बराबर INRT, ये हमारा बेटा जो आदर्श विलयन समीकरण है, P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू INB अपॉन NE प्लस NB, यह हमारा वास्तव में आपेक्षिक अवनमन है। और डेल टी बराबर आई के, बेटा मूलल उन्नयन स्थिरांक या मूलल अवनमन स्थिरांक हो सकता है। एम आपका क्या है बेटा, मूललता है, जिससे इसमें भी आई का गुणांक हुआ है, बार्नठ गुणांक का हुआ है। बेटा यहाँ तक हमारा